मुस्लिमों पे अटैक की बात आई तो बोले कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सिख, ईसाई, दलित और ट्राइबल पे भी अटैक कराई मसले पर अटैक। देखिए, उनका ये सवाल का जवाब जो है बिल्कुल ही गैर वाजिब है। अगर कोई ये कहे कि राहुल गांधी की जो सदस्यता चले गई वो ठीक नहीं है और दूसरों की जाती है तो अच्छा है, ये कैसे होगा? आपसे सवाल पूछा गया था भारत के मुसलमानों के बारे में, तो आपने कह दिया कि 1980 में यही हाल दलित और सिखों का भी हुआ था। तो 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी, तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी, तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज़्यादा मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई। तो आपको ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों पर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये टाल मटोल का जवाब देना कि 1980 में ऐसा हुआ था। और फिर राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए था कि उनकी सरकार राजस्थान में है, जुनैद नसीर कैसे मारे गए और अब तक उनके कई कातिल एलिज एक्यूज नहीं पकड़े गए। ये क्या है? छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, वहाँ पर धर्म संसद होता है, छत्तीसगढ़ सरकार के स्पॉन्सर्ड, और वहाँ पर महात्मा गांधी को गाली दी जाती है। ये कौन सा जवाब है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रिटिसाइज किया है फॉरेन लैंड पे, विदेशी ज़मीन पे, और खासतौर पर बीजेपी इसको क्रिटिसाइज कर रही है कि विदेशी ज़मीन पे देश की इज्जत को रख नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी, वहाँ जाकर प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं और वो भी काफ़ी सरकासिज्म वाले स्टाइल में कि भगवान को भी समझा सकते हैं। अब वो जाने, बीजेपी वाले जाने, मैं हर चीज़ पर मैं क्यों तबसरा करूँ, हर चीज़ पर मैं क्यों तबसरा करूँ, वो देखना चाहिए। सर, आप एक सांसद हैं और एक लॉ मेकर भी हैं। हाँ, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, कानून के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी तो है, फंडामेंटल। क्या आपको लगता है, जैसे आप विदेशी धरती पे गए थे कीर्ति आज़ाद के साथ, आप एक डेलीगेशन में आपने अपने देश देखिए, एक बात सुनिए, जब हम पाकिस्तान गए थे, जब वहाँ पाकिस्तान में भारत के ऊपर, देश के ऊपर गलत और झूठे इल्ज़ाम लगाए दिए जा रहे थे, तो हम उसका डिफेंड केयर करते रहेंगे। अब कोई उनकी शख्सी राय है, पर्सनल राय है, तो उसमें हम कैसा बोलेंगे? उनसे पूछिए, उनके पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो सही तरीके से जवाब दे पाए। काफ़ी लंबे अरसे से सर पहले जंतर मंतर पर रेस्टलेस प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद जिस दिन पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होता है उस दिन को हटा दिया जाता है। अभी भी उनको, उनके दिव्यांशों को, उनके जो कंप्लेंट्स है उसको सरकार की तरफ से एड्रेस नहीं किया जा रहा है। कई मंत्रियों से इस बाबत सवाल पूछा गया तो वो भागते नजर आए। इस पूरे जो आंदोलन है प्लेयर्स जो कई जगहों पर इंटरनेशनल इवेंट में अपने मेडल्स लेके आए हैं, कंट्री का नाम ऊंचा किया है, इसके आप इस पूरे एपिसोड को कैसे देखते हैं? देखिए, इस पर तो दिल्ली पुलिस ने आज कह दिया कि उनके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है बीजेपी के एमपी के बारे में कुछ कार्रवाई लेने के लिए। अब ये मसले में जो जिनको बोलना है वो बोलना चाहिए, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब CAA का प्रोटेस्ट हो रहा था, जब शाहीन बाग हो रहा था या चौतरफ हो रहा था, तो सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। जब किसानों का हो रहा था तो सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। देखिए अब आप क्या हो रहा है। तो ये जो रेस्टलेस का मामला है, ये तो अब दिल्ली पुलिस को बताना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा, मैं क्या बोलूँ। आपका कहना है कि उन लोग, कई सारे खिलाड़ियों ने, कई सारे सेलिब्रिटीज ने पुराने जो CAA के प्रोटेस्ट है, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है, उसको सपोर्ट नहीं किया, इसलिए आप नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सामने सब चीज़ें हुई हैं। अब दिल्ली पुलिस ने खुद कह दिया तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? दिल्ली पुलिस का वर्जन आया अभी, वो कह रहे हैं। ये तो आपकी बात सही है कि
सरकार की जितनी महिला मंत्री हैं वो बिल्कुल ही खामोश बैठे हैं। एक तो वीडियो देखा मैं कि एक महिला मंत्री माशाल्लाह दौड़ रही है। सर, विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव तकरीबन करीब हैं और आप तेलंगाना में जिला दर जिला घूम रहे हैं, अपनी पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। आपकी क्या ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है कि आप एमपी सीट एक से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे यहाँ पे और 7 से ज़्यादा सीटों पे विधानसभा लड़ेंगे? इस बारे में मैं जो तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर हमारी पार्टी की जो मीटिंग्स हो रही हैं, मैं जा रहा हूँ, हमारे पार्टी के ज़िम्मेदारों से बात कर रहा हूँ, उनसे मशवरा कर रहा हूँ, उस इलाके के, वहाँ के शहर के, ज़िले के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ और उनका जो मशवरा होगा, उनका जो एडवाइस होगा उसको मैं जहन में रखूँगा। अब उसके बाद ही हम चुनाव के वक्त ही फैसला लेंगे कि कितने विधानसभा की सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। पहले विधानसभा का चुनाव होगा दिसंबर में, इलेक्शन कमीशन जब डेट देगा, और फिर पूरे देश में होगा पार्लियामेंट का चुनाव, तो उस पर फैसला लेंगे। मगर हम जा रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी जो वहाँ पर जनता के जो मसाइल हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं और हम अपने पब्लिक मीटिंग से उन तमाम पार्टीज़ को जवाब दे रहे हैं जो MIM पर तनकीद करते हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। Sir, Rahul Gandhi ने कहा on the issue of delimitation, KTR has strongly asked all the southern parties to join hands, fearing that the southern state, which has 80% of the total population, could be at the risk of losing out on Lok Sabha seats. As somebody who is prominent from Hyderabad, where do you stand on this? This concern has been voiced from last 5 years that you cannot penalize those states which have controlled the population, and if you are going to make a benchmark of delimitation on the basis of population, then of course it is a valid point that how can you penalize those states which have controlled the population, wherein the TFR rate has come down even below the national TFR rate. So there has to be, if we have to go forward, we'll have to find a way wherein those states do not lose their parliament seats just because they have controlled the population. In fact, when the Sangh Parivar and the BJP blames this huge population which we have, but what is their position now on this? Do they want the delimitation to be done on population, or do they want to be done on the basis of how those states have controlled the population? It is for the Sangh Parivar, it is for the BJP to come forward and say, what will they do it? What is their party stand? Are they going to penalize those states which have brought down population and thereby they lose parliament seats in the process? And in a federal system, how can you penalize those states who have controlled population, thereby they lose parliament seats? And thereby when they lose parliament seats, their influence in Delhi in government formation will of course come down. And as it is, we know the way population is growing, it is the 50% of the population of India would be next a few years would be in 3-4 states. So that is a huge cause of concern, that is a great friction point. That will lead to, if BJP and other parties insist on the basis of population, then it will lead to huge social movements would arise, people will come out on streets. So that is an important point which the Honourable Minister has made. सर, राहुल गांधी ने कहा है कि जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और मुसलमान इसको खास करके बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो उनको जाकर अशोक गहलोत को सिखाना चाहिए। जब जुनैद नसीर की हत्या हो गई तो 15 दिन लगे उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से जाकर मिलने के लिए, और उनको एक्सग्रेशिया मिलता है 15 लाख, दूसरों को मिलता है 50 लाख। उनको जाके बताइए, आप उनसे पूछिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने धर्म संसद स्पॉन्सर किया जिसमें महात्मा गांधी को गाली दी गई, वहाँ बताइए आप। UAPA का कानून आपने अमित शाह के साथ मिलकर जुलाई 2019 में आपने बनवाया, सपोर्ट किया कांग्रेस ने और BJP ने, जिसकी वजह से आज
सबसे ज़्यादा जेलों में कौन है? मुसलमान, दलित और जो गवर्नमेंट के डिसेंटर्स हैं उस यूएपीए के कानून में है। आपका तो कोई आदमी नहीं है यूएपीए कानून में। जब आपने क्यों सपोर्ट की लोकसभा में? बताना चाहिए उनको। बाबरी मस्जिद का जजमेंट है, आप लोग वेलकम करते उसको। आज मध्य प्रदेश में आप ही का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स को हम करवाएंगे पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो ये मोहब्बत की दुकान है ये। मध्य प्रदेश में आप ही का कमलनाथ कह रहा है कि हम रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल्स करवाएंगे। तो फिर ये आपका सेकुलरिज्म, मैं शुरू से कह रहा हूं कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के जरिए से भारत के मुसलमानों को बर्बाद किया गया। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की वजह से भारत के मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन असेंबली पार्लियामेंट में ख़त्म करके रख दिया गया। मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और कहूँगा। जो संविधान में जो सेकुलरिज्म की बात है उसका मैं कायल हूँ। अब आप बोलेंगे सेकुलरिज्म बाद में डाला गया, तो भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी क्या है ये भी तो सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इन मुद्दों पर उनको बात करनी चाहिए कि कब तक ज़बानी खर्च करते रहेंगे आप। सर कैस्ट बेस्ड सेंसस की बात की है सर उन्होंने, और बीजेपी इसके खिलाफ है ये बता रहे समाज। अरे आप कर दीजिए, राजस्थान में क्यों नहीं किया आपने? राजस्थान में करिए, आप छत्तीसगढ़ में करवा दीजिए, आपकी सरकार है वहाँ पर करवा दीजिए। आप कास्ट बेस्ड सेंसस कौन रोक रहा था? 10 साल से क्यों नहीं करवाया? आपकी सरकार थी यूएपीए में, यूपीए में, आपने शुरू किया था उस वक्त, लेके आना था जनता के सामने आप। अरे भाई आप सरकार में थे, आपने नहीं किया। आपने सरकार में थे, गुजरात के लोगों का आपने साथ नहीं दिया। आप सरकार में थे, आपने कोटा हटाया, आपने यूएपीए को स्ट्रांग कर दिया। आप सरकार में आपने सोशल कास्ट सेंसस आपने शुरू किया था, लेके आना था उस वक्त आप। अभी भी करवा दीजिए ना। हम भी चाह रहे हैं कि भारत में कास्ट सेंसस हो। हम भी मानते हैं कि रिजर्वेशन की 50% की लिमिट को ब्रीच होना चाहिए, जिसके लिए नरेंद्र मोदी के पास 300 एमपी है। वो फौरन बिल लेकर आए लोकसभा में और 50% रिजर्वेशन को ब्रीच करें। हम भी सपोर्ट करेंगे उसको। सर राहुल गांधी ने वहाँ पे जाके ये कहा कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और जो सिंबल को इंस्टॉल किया है वहाँ पार्लियामेंट बिल्डिंग में, वो एक ड्रामा है और कुछ नहीं मोदी सरकार। देखिए, मैं पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में उस वक्त जाने के लिए तैयार था अगर स्पीकर साहब उसका इनॉग्रेशन करते। मैंने साफ तौर से कहा था कि लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, जो नरेंद्र मोदी एग्जीक्यूटिव की नुमाइंदगी करते। वो नहीं हुआ है। हमको इस बात का और भी एतराज़ है कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा के अंदर गए, लोकसभा फ्लोर में गए, तो वो सिर्फ एक धर्म के बड़े लोगों को लेकर गए। वो मुसलमान के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, सिखों के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, ईसाइयों को लेकर जाना था, बौद्ध मजहब के लोगों को लेकर साथ जाना था। वो एक कोई लेकर चले गए। जब आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में जा रहे थे तो आप सबको साथ लेके जाना चाहिए था ना। आप तो देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। आप सिर्फ एक हिंदुओं के नहीं हैं, आप मुसलमानों के भी हैं, दलितों के भी हैं, आदिवासियों के लिए भी हैं, जो सरना कोर्ट को का डिमांड करते हैं, अब सबके हैं, जो नहीं मानते उनके भी हैं। पर प्रधानमंत्री ने तो एक तरफा कार्रवाई की। सर समाजवादी पार्टी 2 दिन का कैंप लगाने वाली 5 अप्रैल को। कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव पर उनकी नज़र है। खास बात ये है कि उनका एजेंडा सॉफ्ट हिंदुत्व है। उनको लगता है बीजेपी को काउंटर करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा अपनाना चाहिए। पूजा और हवन ये उनके 2 टूल्स होंगे अपकमिंग इलेक्शंस में। इस सॉफ्ट हिंदुत्व के बारे में आपने कांग्रेस के बारे में भी कहा था कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाती है। समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहना है? ये देखिए, सबसे बड़ी लड़ाई ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। मैं मोदी से बड़ा हिंदू हूँ, मैं मोदी से बड़ा हिंदू बनूंगा, ये लड़ाई यही हो रही है। तो फिर वो जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की फिर से बात आ जाती है कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म तो इसीलिए इस्तेमाल होता है धोखा देने के लिए उन तमाम लोगों को जो उस भारत के डाइवर्सिटी को मानते हैं। ये आपका सेकुलरिज्म है कि आप समाजवादी कह रहे हैं कि हम पूजा पाठ करवाएंगे, तो ये सेकुलरिज्म है आपका। क्यों सेकुलरिज्म का नाम लेकर आप मुसलमानों से वोट की भीख मांगते हैं और क्यों धोखा देते मुसलमानों को आप? क्यों सेकुलरिज्म का झूठा नाम लेकर आप उन हमारे हिंदू भाइयों को जो आज भी इस देश की खूबसूरती को मानते हैं, आप उनको धोखा देते हैं? और ऐसे मुकाबला करेंगे बीजेपी से आप?
आप नहीं मुकाबला करेंगे इस तरह से बीजेपी से, बीजेपी का उल्टा फायदा कर रहे हैं आप इस तरह करके। क्यों कर रहे हैं आप? अरे भाई आप में बीजेपी में फर्क क्या बताइए ना, नहीं दिखाएंगे, मगर आपको दिखाना है कि मोदी से बड़े हिंदू हम हैं और इसीलिए हम ये सब चीजें करते रहेंगे। सर एनसीईआरटी बुक से कभी इकबाल को बताया जा रहा है सर, और साथ में खालिस्तान का रेफरेंस भी एनसीईआरटी बुक से बताया जा रहा है। देखिए, इकबाल को हटाना ये सरासर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। सारे जहां से अच्छा जो तराना लिखा आप क्यों निकाल रहे हैं उसको? भाई लोगों को पढ़ने दीजिए। कोई इकबाल को पसंद नहीं करेगा, बहुत अच्छा है, तो पढ़ने से पसंद नहीं करेगा ना। और फिर आप हद तो ये कर दिए कि पहले गोडसे का क्या है, सावरकर और गोडसे का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बाद में गांधी का पढ़ाएंगे आप। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो इस देश का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको निकाल दिया, उनके बारे में आप क्यों निकाल रहे हैं? ये पूरे रेफरेंसेस क्यों निकाल रही है बीजेपी? एक ही मकसद है कि हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर दिया जाए, जिसका जिक्र सावरकर ने बरसों पहले किया था कि हिस्ट्री को अपने तरीके से लिखना, वो काम बीजेपी आज कर रही है। ये सारे मुद्दे आगामी में पार्लियामेंट सेशन में सर, ये सारे मुद्दे उठेंगे फ्लोर पे, या पिछले सेशन की तरह इस बार भी कोई काम नहीं होगा, सिर्फ जो विपक्ष है और पार्टियां हैं वो सिर्फ धरना प्रदर्शन में रह जाएंगे और कोई सवाल जवाब या कोई ठोस जो सेशन होता है वो नहीं हो पाएगा? हम तो हमेशा से हमारा डिमांड ये रहा, हमारी ख्वाहिश रही कि पार्लियामेंट चले, और पार्लियामेंट चलाने के लिए सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अपोजिशन की भी होती है। तो सरकार पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट चलेगा तो तभी हम सरकार को एक्सपोज कर पाएंगे ना। अरविंद केजरीवाल जो मुद्दा है उनका ऑर्डिनेंस का, दिल्ली के ऑर्डिनेंस का, उस पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहे हैं, DRS चीफ से मिले हैं, लेफ्ट के नेताओं से मिले हैं, एनसीपी के नेताओं से मिले हैं, JM के नेताओं से मिले हैं। इस पूरे जो पूरा ऑर्डिनेंस का इश्यू है उसको DRS चीफ और तेलंगाना मुख्यमंत्री ने बोला कि थ्रेट है डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए और फेडरलिज्म के लिए। आप इस मुद्दे को कैसे देखते? केजरीवाल क्यों सपोर्ट किए नरेंद्र मोदी को 370 निकालते वक्त? केजरीवाल को नजर नहीं आया कि एक स्टेट को तोड़ के 3 यूनियन टेरिटरी बनाए गए तो उनका कान खड़े होने चाहिए थे। जब उनको ख्याल नहीं आया, जब वो दिखाना चाह रहे थे सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं, मोदी से बड़ा हिंदू केजरीवाल है, उन्होंने कोशिश की 370 निकालते वक्त उनको समझ में नहीं आई बात। ये 370 निकालते वक्त आपने सपोर्ट किया बीजेपी को, अब देखिए ना आप क्या नतीजा निकला। सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीतने के बावजूद भी सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब आप ऑर्डिनेंस, अब सुप्रीम कोर्ट में केस आएगा तो सरकार बोलेगी हम बिल ला रहे हैं पार्लियामेंट में, बिल आएगा उसके बाद फिर आप लड़ते रहिए सुप्रीम कोर्ट में। अरे आप सपोर्ट की ना बीजेपी को, जब आपको ख्याल नहीं आया 370 का सपोर्ट क्यों किया केजरीवाल ने? एक स्टेट को तोड़ के 3 यूटीज बना दी गई, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, मरो सपोर्ट किए। जितने पार्टियां सपोर्ट किए 370 में, आज क्यों ये बात कर, जब उनको ख्याल नहीं आया था जब 370 के ऊपर क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है? यही तो आपकी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है, इसीलिए तो बीजेपी को फायदा होता है आपकी इनकंसिस्टेंसी की वजह से। पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप में है ही नहीं। तो क्या आप सपोर्ट करेंगे अरविंद केजरीवाल को ऑर्डिनेंस? नहीं, मैं केजरीवाल को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम केजरीवाल एक सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि रियल हिंदुत्व पर चलने वाला आदमी है। Sir, you made a big statement against KCR saying you are being taken for granted. Point number 1. Point number 2, you are saying that whenever there is a challenge from the BJP side, you've seen secular parties come to you for help. Are you being taken for granted? Can you elaborate? I have said that the minorities should not be taken for granted. I have said that the people of Hyderabad, especially that one last bit of metro rail from the Gandhi bus stand to Falaknuma must be taken up. That cost is only 500 crores. Whereas the present TRS government has called for tenders of a metro line from Mindspace High Tech to the Shamshabad airport of 31 kilometers at the cost of 585 crores. If 585 crores is the tender for 31 kilometer metro line,
My request to the TRS government is please do this last bit of Gandhi bus depot to Falaknuma, which is only 5-6 kilometers. That is very important. I have also said that if a Brahman Sadan is being constructed, very good. What about the Muslim center, which land was given in the same place? It has not yet been constructed. This is what we are saying. Thirdly, I said that if Dalits are being given 10 lakh rupees per household under Dalit Bandhu scheme, on 21st September we have conducted a seminar in Hyderabad wherein we have proven that in Telangana there are at least 5% Muslims who are living below poverty line, and within that 5% please at least give 1% of Muslims who are BPL families the same scheme on the lines of Dalit Bandhu which you are giving. And fourthly, I have exposed Mr. Amit Shah by saying that he comes to Hyderabad and he says that the TRS wheel is in my hands. The TRS government has spent 2,200 crores on new temples. I have given a list of places where the TRS government has given 50 crores, 100 crores for construction of temples. Recently, Honorable Chief Minister announced 48 crores for the construction of Hare Rama Hare Krishna. We are not against it. Why is it that the BJP is not talking about this issue? Why is it that Amit Shah is not talking about this issue? Secondly, Mr. Amit Shah wants to remove 4% reservation. Why hasn't Mr. Narendra Modi as the Prime Minister and Amit Shah as the Home Minister, as the second most important leader in BJP, why have they not filled vacancies? Say in central government, thousands of vacancies are lying vacant in joint secretaries, in deputy secretaries, in Group A, in various ministries. Various universities, there are only 3 OBC professors. Why isn't Amit Shah doing this? Why isn't Mr. Narendra Modi filling all these vacancies which are reserved for scheduled caste, scheduled tribe and OBCs? So these are the questions which I have raised in my public meeting. Sir, are you upset because you also said, in fact, several times in the past you called yourself a political untouchable. Do you think that the same attitude that perhaps Mr. KCR is showing his particular session is, even though both of you are friendly parties? Look, this is whatever I have said, whatever I am saying, whatever I will say in the future will never be based on my personal sentiments. I don't do politics on the basis of what personally I know it hurts me or not. I represent a political party. I represent the people the people who voted for me, and the issues which we raised and we are going to raise will be based on what the people want. Nothing to do with personally. Nothing to do. If I am saying something against any political leader, that should not be considered as something personally. No, this is the public issue which has to be raised. I am a responsible member of political party. I have the right to raise it. That's why I have raised it. I asked you that question because in your speech yesterday you said KCR was stop playing hide and seek game. If you could elaborate. I didn't use that word. नहीं, मैंने ये कहा कि ये आंख मुचोली का खेल बंद होना चाहिए. ये तमाम सेक्युलर पार्टीज के बारे में मैंने कहा. आप आंख मुचोली का खेल खेलना चाहते हैं. आपको मुसलमान चाहिए मगर खरीद नहीं चाहिए. आपको मुस्लिम वोट चाहिए मगर जबान पे आप नाम नहीं लेंगे. आपको मुसलमान वोट चाहिए मगर आप जुनैद नसीर से इंसाफ नहीं करेंगे. ये हमने कहा. सर, मणिपुर वायलेंस के अंदर प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे वो? क्यों बोलेंगे वो? तो पता जब मणिपुर चल रहा था, प्रधानमंत्री कर्नाटका के इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे. 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी से 2000 से ज़्यादा हथियार लूट कर भाग गए. 10,000 ज़्यादा एमुनेशन लेकर भाग गए लोग. 20 लोगों की परसों बोलते हैं कि मिलिटेंट्स 20 लोगों को मारा गया. मणिपुर में सिविल वार हो रही है. प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे? प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट इनॉग्रेट करना है. अमित शाह बैठे हैं सर वहाँ पे 2 दिन से. अमित शाह प्रधानमंत्री है नॉर्थ ईस्ट के. नहीं, अमित शाह देश के प्रधानमंत्री है. नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है ना. नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? आपकी सरकार ने क्यों किया वो नॉन ट्राइबल रिजर्वेशन का मसला लाना? आपने किया ना.
और आज मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को कुछ बातचीत करनी चाहिए थी। इतने दिन से मणिपुर जल रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहे। और आप पार्लियामेंट के अंदर वो पेंटिंग लगा है अखंड भारत की। अब अखंड भारत का अब बताइए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या बोलेगी अफगानिस्तान को, नेपाल को, बांग्लादेश को? अखंड भारत का आप बना दिया, बोलिए। ये आप लोग पूछते नहीं है, जो पप्पा जी को पसंद है वही पूछा जाता है आप लोगों से। अखंड भारत के बारे में पूछिए, बीजेपी को बोलना चाहिए जब पार्लियामेंट में डाल दिए तो कब अफगानिस्तान को ले रहे आप, कब भूटान को ले रहे आप, कब बांग्लादेश को ले रहे आप, कब नेपाल को ले रहे, पीओके को कब ले रहे हैं आप? जल्दी लीजिए ना। जब आपने डाल दिया पार्लियामेंट में, अब बोलेंगे नहीं हमारा रेजोल्यूशन है। अरे भाई अखंड भारत अगर आप पेंटिंग लगाए तो क्या कर रहे हैं उसको बताइए। एमईए को जवाब देना पड़ेगा उसका। एक टाइम पे था बोल के सर उसका, एक टाइम पे था, अब नहीं है। अब नहीं है ना। अच्छा आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं? बीजेपी की नहीं तरफ नहीं, शुक्रिया, बने क्लैरिफिकेशन आ गया बीजेपी से, फिर मुबारक हो आपको। अच्छा सर, और एक सवाल, ब्रिजभूषण अभी पब्लिक मीटिंग एड्रेस करते हुए कहा मुझ पर आरोप लगाने वाले गंगा अगर कोई सबूत है तो मुझे फांसी दे दो, सब इमोशनल ड्रामा है। मैं उस पर कैसे बोलूंगा, मेरा ताल्लुक क्या उनसे है? सर कहा है क्या रहा है कि केसीआर साहब बीआरएस के प्रमुख हैं सर उसके ही और एक सवाल है, ये आरोप मुझ पे शोभा नहीं देता। I don't deserve such allegations. People say there is no smoke without fire. If anybody has to face such allegations, I don't want to curse these wrestlers. तो सर उन्होंने बोल रहे हैं कि मेरे पे जो भी एलिगेशन है वो कम्प्लीटली फॉल्स है और यहाँ पे वेस्टलर्स ऐसा क्लेम कर रहे हैं। इस पे बोल चुका, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सर कहा यह जा रहा है कि बीआरएस से सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव लड़े नांदेड़ या औरंगाबाद से। औरंगाबाद से आपके सिटिंग एमपी हैं, क्या कोई ऐसी गुंजाइश होगी कि आपको औरंगाबाद सीट? नहीं, लड़ना चाहिए उनको, जहाँ से चाहे वो लड़ना चाहिए उनको, उनका इख्तियार है। हम क्यों बोलेंगे नंबर तोड़ो? वो जहाँ से चाहे लड़ेंगे, हम जहाँ से चाहे लड़ेंगे। क्या बात है भाई, जमहूरियत है ना। कोई पिक एंड चूज कर सकता है कि नहीं यहाँ नहीं लड़ो वहाँ लड़ो। इनडायरेक्टली नहीं, सुनिए, देखिए चुनाव का मतलब क्या होता है कि मुकाबला हो। मुकाबला होगा, फिर उसमें बुरी बात क्या है? मुकाबला नहीं, हम तो देखिए, हम तो कंप्लेन कभी नहीं करेंगे क्योंकि हम तो मुकाबला करते हैं। नहीं, हम तो देखिए मुकाबला हम करते हैं और मैं शुरू से कहूँ मैं हारने से डरने वाला नहीं हूँ। मुकाबला होगा। देख कोई भी अब मेरे खिलाफ आकर अगर कोई लड़ना चाहेगा, मैं बोलूँगा ना नहीं लड़ो, हम तो बोले लड़ो भाई, क्यों लड़ेगा, लड़िए। सर पुराने शहर से बाहर भी होगा। नहीं, देखिए चुनाव जब होंगे उस वक्त हम कितने सीट लड़ेंगे तो चुनाव कब बताएंगे, मगर कोई पॉलिटिशियन तो नहीं बोल सकता नहीं मेरे से मुकाबला मत करिए। हम तो कभी नहीं बोलेंगे, आप करिए मुकाबला, हम भी करेंगे। नहीं, देखिए ये आप जो तोड़ मोड़ कर कोशिश करना चाह रहे हैं कि मेरे मुंह में अल्फाज डालें, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब सही वक्त आएगा सही फैसला लिया जाएगा। अभी वक्त नहीं आया है, इतनी जल्दी क्यों है आपको? अगर कोई मुकाबले में आएगा तो आप टक्कर का मुकाबला देंगे? अरे मुकाबले से प्रमोद जी, जिंदगी का नाम मुकाबला है। देखिए जिंदगी का नाम मुकाबला है और मैं जो जिम्मेदारी मुझ पर यहाँ तक आई है मुकाबले से आई है, मुकाबला करेंगे। अरे आप मुकाबला करके ऊपर नहीं आए आप लोग। नहीं, आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? आप लोग सब मुकाबला तो किए ना, सब मुकाबला करते हैं। जिंदगी का फन ये है, मुकाबला है, मुकाबला होगा। और चुनाव में मुकाबला नहीं तो क्या होगा? जमहूरियत में जमहूरी तरीके से मुकाबला होता है ना। सीधा सवाल है कि एमआईएम के एमपी 2 से ज़्यादा बढ़ेंगे, एमपी सीटों पे ज़्यादा लड़ेंगे, तेलंगाना में लड़ेंगे? पिछले बार हम तो 3 एमपी लड़े थे। हैदराबाद की आवाम को लाखों सलाम, बीजेपी हार गई, इंशाल्लाह फिर हराएंगे वो लोग। औरंगाबाद की आवाम को लाखों सलाम, इम्तियाज जिलों कामयाब किया, दोबारा इंशाल्लाह इम्तियाज को कामयाब करके एमपी बनाएंगे। किशनगंज से हम लड़े, 3 लाख वोट लिए, कामयाबी नहीं मिली, मगर बीजेपी नहीं जीती, तो किशनगंज जरूर लड़ेंगे। अब और इससे आगे बढ़ना है, कहाँ लड़ना है, नहीं लड़ना है, वो तो हम यही कंसल्ट कर रहे हैं, सबसे बातचीत चल रही है, बताएंगे जब वक्त आएगा। सर मगर आपके फ्लोर लीडर ने तो कहा, अकबर साहब ने तो कहा कि अकबर साहब तय नहीं करते कितने सीट लड़ना, वो असदुद्दीन ओवैसी पार्टी प्रेसिडेंट तय करते। तो आपसे कंसल्ट लेके ही करेंगे? नहीं, अकबर साहब को क्या था, वो अकबर साहब बोले मैं अपने प्रेसिडेंट से बात करूंगा, उनको समझाऊंगा, मैं उनसे बात करके बोलूंगा। तो अकबर साहब बोले हैं, आप पूरा नहीं बोल रहे, आप खामखा
दो भाइयों के बीच में आप एक अरे सर मैं जो है वो बोल रहा हूँ मत करिए। अरे सर है मतलब है चांसेस है क्या, क्योंकि टीआरएस में भी वो झलक दिख रहा है कि मैम नहीं लड़ना चाहिए ज़्यादा बिहार सीटों पे। बीजेपी के अध्यक्ष हैं सर, फॉर्मर IPS हैं, उन्होंने इंटरेस्टिंग कमेंट किया है इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने बोला कि जो IPS में CSK जीती है, बीजेपी कार्यकर्ता जडेजा हैं, जिनकी बारी बीजेपी की विधायक हैं, उनकी वजह से जीती है। वाह, मज़ा आ गया, बहुत खूब, माने बहुत खूब। अब तो इसका मतलब ये है कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रहा है तो पूरे बीजेपी के लोग बैठ जाएंगे, इंडिया जीत जाएगी। जैसा खत्म हो गया टेस्ट चैंपियनशिप, जरूरत ही नहीं है विराट कोहली की हमको, ना विराट कोहली की ज़रूरत है, ना सिराज के इन स्विंगर की ज़रूरत है, ना शमी की सीम बॉलिंग की ज़रूरत है, इनको बिठा दीजिए। वाह, माने ये नहीं मालूम था कि ऐसा केमिस्ट्री भी होती है क्रिकेट में। क्या बात है, जो ज़िंदगी अपनी लगा दी है उस खेल में, कितनी मेहनत करते सब लोग दिन रात, और वो बोलते हैं कि वहाँ पहुँच गए तो जीत गए। एक चमचागिरी करना है तो इतना तो मत गिरो। आप भी क्रिकेट खेलते रहे हैं। नहीं, हम भाई साहब देखिए, खेल स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लेना चाहिए। कोई जीतेगा कोई हारेगा, उसको भी आप पॉलिटिकल कलर दे रहे हैं तो फिर अब ये तो हिमाकत है। तो भाई स्पोर्ट्स है, आप उनकी कदर करिए। वो बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, और मेहनत करके आते हैं। माने क्या क्या नहीं करते वो लोग, क्या किन चीज़ों की कुर्बानी नहीं देते वो लोग, तभी जाकर वो इंडिया को खेलते हैं भाई। अब आप इसको इतना डिमीन कर रहे हैं उनको, तो ये तो नाइंसाफ़ी है उन तमाम स्पोर्ट्समैन से। सर सेंट्रल गवर्नमेंट के 9 ईयर्स कंप्लीट होने पर बीजेपी के सारे नेता जो है वो हर शहर में जाके सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपने भी कल ट्वीट किया था उसके ऊपर, और आपने सवाल उठाया था कि ये लोग इस बारे में, इस मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते। आपने सही कहा, मैंने कहा कि बीजेपी के 9 साल में डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस पर तो कुछ बोलिए, जिससे हमारी आधा GDP गिर गया। 2020 के दिल्ली के राइट्स, सिविल वॉर है मणिपुर में, चाइना 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है डेप्सांग डेमचौक में, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आमदनी कम हो रही है, इस पर थोड़ा बोलिए। कश्मीर में हिंसा हो रही है, CAA का कानून है, नौजवानों की बेरोजगारी है। इन 9 मुद्दों पर बीजेपी बात कर लेना, बोल दे देश को क्या हो रहा है। ओके, शुक्रिया।